हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आज छुट्टी के दिन जो हमने प्लान किया हुआ था, सबसे पहले क्विज जो कि सुशील ने ऑर्गेनाइज़ करवाई, मैथ के क्वेश्चन। इसके बाद में मैंने आपको कहा था कि ज्योमेट्री का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज ज्योमेट्री का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं 2-3 चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे, वो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। जो मैंने आपको पहले वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए हैं HCF एलसीएम के, नंबर सिस्टम के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, एडवांस के, तो उस दौरान मैंने कहा था कि जो बाकी टॉपिक बचे हुए हैं वो टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है और उनमें जल्दबाजी नहीं करनी, बड़े आराम से करना है। ये 4 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करना है यदि मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है तो। ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और मेंसुरेशन। स्लो एंड स्टडी से इसको टॉपिक को करना है और बहुत अच्छे से करना है, ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि कोई भी कंपटीशन के अंदर है आपको दिक्कत ना आए। तो आज हम ज्योमेट्री का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योमेट्री करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है, हमने फार्मूलों का रट्टा नहीं मारना। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और एक छोटी नोटबुक आप बना लीजिए। उस क्वेश्चन के अंदर जहाँ जहाँ जो जो कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं उन कंसेप्ट्स को आपने नोट डाउन करते रहना है और आपके पास फार्मूलों का पूरा जो ब्यौरा है वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले फार्मूला लिख के हम रट्टे मारेंगे तो बात नहीं बनेगी। हम उस तरीके से करेंगे ताकि हमारे को कंसेप्ट भी समझ में आ जाए और हमारे को फार्मूला भी आ जाए। तो हम इसको क्वेश्चन वाइज करेंगे। मैंने जो बेस बनाया है वो राकेश यादव की बुक बनाया है, उसके बेस पे हम स्टार्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग करते जाएंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, देखिए बड़े ध्यान से समझना है। जब लेक्चर को पूरा समझोगे तभी बात बनेगी। एक भी पॉइंट स्किप कर दिया तो वो नुकसानदायक हो सकता है। आपने क्या करना है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, उस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ तो 90 है, इन दोनों का योग 90 है। यदि यहाँ पर एंगल 30 है तो वहाँ पे 60 है। आपको इस कंसेप्ट को पकड़ लेना है, बहुत काम आएगा। जहाँ पर एंगल 30 है वो जो लाइन है, यदि उसकी वैल्यू √3 हो और उसके सामने जो 60 है उसकी वैल्यू 1 होगी और हाइपोटेनस 2 होगा। इसी प्रकार से जहाँ पर एंगल 60 आ जाए उस बेस की वैल्यू 1 होगी और उसके परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, √3 और हाइपोटेनस 2 बन जाएगा। इसी प्रकार यदि यहाँ पर एंगल 45 लें, 45 का मतलब क्या हुआ, ये 45 होती है, 45 होगा। ट्रायंगल का रूल क्या कहता है, यदि 2 एंगल इक्वल आ गए तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। हम एक को 1 लेते हैं तो दूसरी भी 1 होगी और ये आप पाइथागोरस फार्मूला लगा के √1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर तो क्या जाएगा √2। इन दोनों बातों को आपने लेके चलना है, काफ़ी चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। दोबारा समझ लीजिए, जहाँ पर एंगल 30 आ गया, यदि वो बेस √3 है तो उसके सामने जो परपेंडिकुलर है वो 1 होगा, हाइपोटेनस 2 होगा। इसी प्रकार यदि एंगल 60 आ गया तो वो वाला बेस 1 है, उसके सामने √3 होगा और हाइपोटेनस क्या होगा, 2 होगा। 45 आ जाए तो 1, 1 और √2। इसको बेस मान के हम सवाल को करेंगे। तो इसके बाद मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, इसके बेस पे हम करेंगे स्टार्ट सवाल। एक रोम्बस है ABCD, उसके वर्टिक्स हैं। ये एक रोम्बस है और इसके वर्टिक्स हैं ABCD, ABCD, ABCD। CP है वो परपेंडिकुलर है, CP है वो परपेंडिकुलर है AB पर। और आपको लार्जेस्ट एंगल निकालना है। PQRS इसके मिड पॉइंट है, तो थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, दोबारा करते हैं क्वेश्चन को। उन्होंने एक रोम्बस दे रखी है ABCD और ये कह रखा है कि PQRS इसके मिड पॉइंट है और CP है वो परपेंडिकुलर है, CP है परपेंडिकुलर है AB पर। आपको लार्जेस्ट एंगल निकालना है रोम्बस का, ABCD का लार्जेस्ट एंगल। देखिए
बड़ा ध्यान से समझना आपको। रोम्बस में चारों भुजाएं बराबर होती है। यदि मैं इनको 2 2 मान लूँ सभी को, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, ये मिड पॉइंट है तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब देखिए सवाल कितना आसान हो गया। ये 1 है, ये 2 है, ये क्या है 1, ये 2, और ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये 1 और ये 2 किस पोजीशन में होता है, जब यहाँ पर एंगल क्या हो 60 डिग्री का, यहाँ पर एंगल 60 डिग्री का हो, और 60 डिग्री का भी बाद में निकाल लेंगे। जब हमारे को ये 1 और ये 2 दे रखी है तो ये राइट एंगल है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 3 √3, तो ये वैल्यू क्या आ गई √3, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये आपको पता है कि जब ये √3 आ गया, ये 1 आ गया, तो ये एंगल क्या होएगा 60 डिग्री का। अब ये एंगल 60 डिग्री होएगा। रोम्बस की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो उनके जो इंटरनल एंगल हैं उनका सम क्या होगा 180, तो ये 60 है तो ये क्या हो गया 120। ये आपका आंसर आ गया। एंगल DAB 120 डिग्री आ गया, ये इसका लार्जेस्ट एंगल आ गया। लार्जेस्ट क्यों आ गया, क्योंकि रोम्बस के अंदर अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये 60 है तो ये 60, ये 120 है तो 120 से बड़ा कोई नहीं हो सकता, तो लार्जेस्ट एंगल क्या आ गया 120 डिग्री। दोबारा समझ लीजिए, एक रोम्बस दे रखी है ABCD, और ये कह दिया कि PQRS है वो ABCD इन जो साइड्स इनके मिड पॉइंट हैं। अब ये हमने 2 मान ली, सारी भुजाएं 2 होंगी, तो ये क्या होगी 1 1, क्योंकि मिड पॉइंट है। ये 1 है, ये 2 है, राइट एंगल है, तो ये क्या हो गया √3। जब वो आपको मैंने बताया था रूल, 1 √3 और 2 बन गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये एंगल क्या हो गया 60, ये एंगल क्या हो गया 30। अब हमारे पास ये 60 है तो ये एंगल क्या होगा 120, क्योंकि पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइन के इंटरनल एंगल का सम क्या होगा 180। तो ये हमारे पास क्या आ गया 60 आ गया, ये हमारे पास 120 आ गया, तो लार्जेस्ट एंगल क्या आ गया 120 डिग्री आ गया। तो इस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आपको कंसेप्ट को ध्यान रखना है। जैसे हमने कंसेप्ट कर लिया कि यदि 1 बेस पे है, इसका मतलब वहाँ पर एंगल 60 डिग्री बन रहा है, और यदि √3 बेस पे है तो वहाँ 30 डिग्री बन रहा है। इस बात को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब मैंने एक सुबह सवाल दिया था मिशन एजुकेशन ग्रुप के अंदर, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया। यदि उस सवाल को आपने देख लिया तो काफ़ी कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल दे रखिए ABC, ये एक ट्रायंगल है ABC, और इसके अंदर एंगल B है 80 डिग्री, ये 80 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, और AC 16 है, ये 16 है, ये 12 है, और आपको निकालना क्या है AD निकालना है, ये निकालना है AD निकालना है। देखिए भी ध्यान से समझिए सवाल को, बड़ा मज़ा आएगा इस सवाल को करने में। हमारे को AD निकालना है। देखिए ये 80, ये 70, ये कितना हो गया 30। ट्रायंगल के तीनों सम का जो एंगल का सम क्या 180 है, 150, 180 में से 150 का 30, ये एंगल आ गया हमारा 30। यदि मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दूँ, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर डाल दूँ, परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने, जब परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ से, तो अब हमारे पास देखो क्या पोजीशन बन गई। पोजीशन हमारे पास ये बन गई, परपेंडिकुलर डाल दिया, तो जब एंगल 30 लिया है तो इसका मतलब जो एंगल 30 ले लिया तो ये साइड क्या होगी √3, ये क्या होगी 1, और ये क्या होगी 2। 2 की वैल्यू दे रखी है हमारे को कितनी 16, 2 की वैल्यू 16 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 8, ये भुजा आ गई 8, ये भुजा 8 आ गई, और ये भुजा कितनी आ गई 8 वर्गमूल 3, ये भुजा आ गई 8 वर्गमूल 3, 8 वर्गमूल 3 आ गई भुजा। इस ट्रायंगल में जाएंगे, जब यहाँ राइट एंगल है तो ये भी क्या होगा राइट एंगल होगा। राइट एंगल है तो आप ये इसमें पाइथागोरस लगा दो, 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, 144 माइनस 64 कितना आ गया 80, 80 का वर्गमूल क्या आ गया 4 वर्गमूल 5 आ गया। इसको पॉइंट मान लेते हैं अपन, दी तो ये देर का P मान लेते हैं। अब देखिए यदि आप इस ट्रायंगल को ऐसे देखें तो ये क्या है परपेंडिकुलर,
और ए डी भी इसमें परपेंडिकुलर दे रखा है। ये परपेंडिकुलर है तो इसका एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 इंटू बेस ए बी इंटू सी पी। इस प्रकार से यदि इसको बेस माने और इसको बेस माने तो क्या होगा 1/2 इंटू बी सी इंटू ए डी। 1/2 से 1/2 कैंसिल। ए बी कितना आ गया, ए बी आ गया 8√3 प्लस 4√5 इंटू सी पी कितना है, सी पी हमारा 8 इक्वल टू बी सी कितना है 12। ए डी आपको निकालना है तो ए डी आ गया 12 डिवाइड हो जाएगा इधर आके क्या बन जाएगा 8√3 प्लस 4√5 इंटू 8/12। इसको काट देंगे तो 4 दूनी 8 4 3 12, ये आपका आंसर आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया। अदरवाइज तो इसको कैसे भी कर लो आप, बहुत मुश्किल बनेगा क्वेश्चन। आपको वो कंसेप्ट पता है तो आपका 1 मिनट में हो जाएगा। दोबारा देखिए इसको कि क्या कर रखा है इन्होंने, ये कह दिया कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसमें ए सी है 16, बी सी 12, ए डी परपेंडिकुलर है, ए डी की वैल्यू निकालनी है, 2 एंगल दे दिए, ये 80 है, ये 70 है, तो ये 30 हो गया। 30 हो गया तो हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, जो मैंने शुरू में लिख दिया ना, वो पता नहीं है तो सवाल नहीं निकलेगा। वो तो पहले आप अच्छे से पढ़ लो। यदि यहाँ पर हमारा एंगल 30 है तो 30 वाला बेस क्या था, यदि 30 वाले बेस को हम √3 माने तो परपेंडिकुलर क्या होगा 1 और हाइपोटेनस क्या हो गया 2। इसकी वैल्यू 16 है तो 2 का मान 16 है तो 1 का मान क्या हो गया 8। 1 का मान 8 है तो वर्गमूल 3 का मान क्या हो गया 8/3। अब ये 8/3 आ गया। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनस है और ये आपका परपेंडिकुलर है, तो बेस निकाल लोगे। 12 का स्क्वायर मैंने 60 का स्क्वायर करके 4/5 आ गया। अब ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एक बार इसको बेस इसको परपेंडिकुलर मान के निकाल लिया, एक बार इसको बेस इसको परपेंडिकुलर मान के निकाल लिया, तो आपकी एडी की वैल्यू आ गई आसानी से। इस हिसाब से आप इस सवाल को बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। आपको रूल पता है तो आपको सिर्फ इस बात का पता होना चाहिए कि यदि आपका बेस पे एंगल 30 बन रहा है तो इसका मतलब वो वाली भुजा √3 है और परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनस 2 आएगा बस, और कुछ नहीं चाहिए आपको, बस इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से आप इस टाइप के सवाल कर सकते हैं। इसके बाद में 1-2 सवाल आप करेंगे पैरेलल लाइंस के। पैरेलल लाइंस में क्या करेंगे कि जैसे आपको पैरेलल लाइंस में बता देता हूँ 2-3 चीज़ें। ये 2 लाइनें हैं जो कि पैरेलल हैं। यदि ये किसी इंटरसेक्टिंग लाइन के द्वारा काटी जाए, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, यदि ये कोई इंटरसेक्टिंग लाइन के द्वारा काटी जाए तो क्या क्या हो सकता है। देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या है, कोरस्पोंडेंस एंगल है। तो कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ये इसके कोरस्पोंडेंस है, ये इसके होगा, ये इसके होगा और ये इसके होगा। और ये एंगल और ये एंगल ये है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, वो भी बराबर होंगे। ये एंगल और ये एंगल ये है इंटीरियर अल्टरनेट, तो ये भी बराबर होंगे। और ये एंगल दोनों ही इंटरनल है, इंटीरियर है, उनका सम क्या होगा 180। 3 बातें याद रखनी है आपको। कोरस्पोंडेंस एंगल बराबर होंगे। नंबर 1 बात, कोरस्पोंडेंस का पता होना चाहिए आपको, दोनों लाइन के ऊपर है या दोनों नीचे हैं, एक तरफ होने चाहिए। और एक्सटीरियर अल्टरनेट भी बराबर होंगे, इंटीरियर अल्टरनेट भी बराबर होंगे, और इंटीरियर का सम क्या होगा 180। ये बातें याद रखनी है। अब एक सवाल दे रखा है, उस सवाल के अंदर क्या कर रखे हैं उसी को बेस लेके चलेंगे अपन। उसके अंदर आपको सम दे दिए कि एक एंगल है 40। इन्होंने, मैं दोबारा बना लेता हूँ इसको। एक क्वेश्चन दे रखे हैं पैरेलल लाइंस के ऊपर ही, 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं। इसमें क्या कह दिया, ये कहीं ना कहीं आपस में ऐसे काट रही है। एक एंगल दे रखा है 40 और एक एंगल दे रखा है 30, एक एंगल दे रखा है 30। और पूछ क्या लिया इन्होंने, जब पैरेलल ले ली, अब ये क्या बन गया, एक की तरफ के इंटीरियर एंगल है, इनका सम क्या होगा 180। ये 40 है तो ये कितना आ गया 140। इन दोनों का सम भी क्या होगा 180। ये 30 है तो कितना आ गया 150, तो इनके दोनों का सम कितना आ गया 290। ये हमारा इंटीरियर एंगल्स का सम था। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे।
ठीक है, इसके बाद में एक और क्वेश्चन करते हैं पैरेलल लाइंस का। वो क्या कह रहे हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ये है एक ये दोनों किसी पॉइंट पे मिल रही हैं, ऐसे मिल रही हैं क्रॉसिंग पे, और यहाँ पर एंगल दे दिया z, ये एंगल y है, और आपको ये कह दिया कि आपको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है, x प्लस वाई प्लस जेड की। देखिए हम एग्जामिन करके एक और पैरेलल लाइन ले लेंगे, इसके पैरेलल लाइन खींच दी हमने। अब जब ये पैरेलल लाइन खींच दी तो देखिए क्या हो गया, इन दोनों का सम क्या बताया था आपको, 180। जो पैरेलल लाइंस है उनको यदि कोई लाइन इंटरसेक्ट करे तो आंतरिक कोणों का क्या होता है 180। ये x है तो ये क्या हो गया 180 माइनस एक्स, ये y है तो ये क्या हो गया 180 माइनस वाई। अब ये क्या बन गया, ये वर्टिकल अपोजिट, और वर्टिकल अपोजिट में क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं, तो क्या आ गया, या आप ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, नहीं बराबरी कर लो ज़्यादा इजी रहेगा, 180 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस वाई इक्वल टू जेड, इधर आगे प्लस हो गया, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ गई 360 डिग्री। ये हमारा x प्लस वाई प्लस जेड आ गया 360 डिग्री। बहुत आसान है, एक हमने पैरेलल लाइन ले ली, अब आंतरिक कोण 180 है तो ये 180 माइनस एक्स, ये 180 माइनस वाई, ये वर्टिकल अपोजिट है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल के बारे में, कोई भी ट्रायंगल है इसके अंदर आपको ये कंसेप्ट बहुत ध्यान रखना है, इस ट्रायंगल का कोई भी एक्सटीरियर एंगल है, कोई भी एक्सटीरियर एंगल, मान लो मैं ये लेके चल रहा हूँ, वो कोण इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। मान लो ये x है, ये y है, ये z है, तो z की वैल्यू क्या होगी x प्लस वाई, कोई भी ले लीजिए एक्सटीरियर, इधर लेंगे तो वो y प्लस जेड हो जाएगा। यदि किसी भी ट्रायंगल के अंदर हमारे को एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होएगी, वो होएगी इंटीरियर अपोजिट के सम के बराबर। इसको कंसेप्ट को ध्यान से नोट करना है और अपनी नोटबुक के अंदर इसको नोट कर लेना, आगे काम आएगा। ये कोई भी ट्रायंगल है उसका एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होता है। अब इसी बेस पे मैं सवाल लेके चलता हूँ। एक ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ABCD एक ट्रायंगल है और उसमें क्या क्या रखा है, एंगल दे रखा है 50, ये वाला एंगल दे रखा है 50 ए, ये एंगल आपको 50 दे रखा है, और इसके बाद में इन्होंने क्या कह दिया, BF है वो FD के बराबर है। यहाँ पर एक पॉइंट F है, यहाँ पर एक पॉइंट E है, और यहाँ पर एक पॉइंट D है, ये मिला दिया, और मिलाने के बाद में ये कह दिया ये एंगल इसके बराबर है, सॉरी साइड BF है वो FD के बराबर है, और क्या कहे, और कह दिया कि ED है वो EC के बराबर है, ED है वो EC के बराबर है, BF FD के, ED है वो EC के बराबर है, और आपको निकालना है एंगल FDE, ये एंगल निकालना है, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर ये दोनों साइड बराबर हैं, तो एक एंगल मान लो मैंने ये थीटा मान लिया, ये थीटा है, तो ट्रायंगल का रूल क्या कहता है, यदि इक्वल साइड से तो उनके अपोजिट एंगल बराबर होंगे। ये थीटा है इसके सामने वाला, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा थीटा, ये भी थीटा हो गया। इसको मान लो फाई, यदि ये फाई है, ये फाई है, तो ये भी क्या हो गया फाई, ठीक है। ये थीटा है तो ये थीटा, ये फाई है तो ये फाई हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम देखें ट्रायंगल के जो तीनों एंगल हैं उनका सम कितना होता है 180, यानी एंगल A प्लस B प्लस C की वैल्यू क्या है 180। A की वैल्यू कितनी है 50, B की कितनी है थीटा, C की कितनी है फाई बराबर 180, तो थीटा प्लस फाई कितना आ गया 130।
थीटा प्लस एक्स प्लस फाइव की वैल्यू क्या है 180। एक ही लाइन पे बने कोण है, इन दोनों का मान कितना आ गया 130, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस 130 50 डिग्री। तो हमारा एफ डी है वो भी क्या आ गया 50 डिग्री आ गया। इस हिसाब से हमने ये क्या किया, जो ट्रायंगल की अपोजिट साइड है यदि वो इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल का भी क्या होंगे इक्वल होंगे। ये हमने इसके अंदर कंसेप्ट यूज़ किया। इसके बाद में ये हो गया हमारा ट्रायंगल की साइड्स वाला। अभी मैंने जो आपको बताया था एक जो अपोजिट एक्सटीरियर एंगल है वो अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होता है, उसी के बेस पे एक सवाल और कर रहे हैं अपन। एक ट्रायंगल दे रखिए ए बी सी, ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, और क्या कह रखे हैं, ये कह रखे हैं कि एक पॉइंट डी है यहाँ पे, और जब सी डी को मिलाते हैं तो वहाँ पर एक पॉइंट ई है, इसको भी मिला रखा है इन्होंने। इस एंगल की वैल्यू पूछ रखी है, इसकी वैल्यू कितनी है, और क्या क्या दे दिया, ए डी बराबर ए ई दे दिया इन्होंने, ए डी बराबर ए ई, ये और ये बराबर दे दी, ए डी बराबर ए ई दे दी, और आपसे ये एंगल 37 दे रखा है, ये एंगल 37 है, ये एंगल 37 है, ये दोनों बराबर हैं, और आपको इस एंगल का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखो दोबारा, ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये एंगल 37 है, ये इसके इक्वल है, और आपको इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। बहुत इजी हो जाएगा। देखिए आप इसको एक्स मान लेते हैं, इसको हमने एक्स मान लिया, इसको हमने एक्स मान लिया, इसमें और कुछ भी दे रखा है, सॉरी एक पॉइंट और दे रखा है इन्होंने कि ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये दोनों एंगल बराबर हैं, और ये निकालना है, ये एक्स है तो ये क्या हो गया एक्स। अब देखिए ये 37 है, ये एक्स है, यदि मैं इस ट्रायंगल को लेके चलूँ, इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो गया ये वाला, इसकी वैल्यू क्या आ गई 37 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू आ गई 37 प्लस एक्स इस वाले एंगल की। अब जब ये दोनों साइड बराबर हैं तो क्या होगा, इनके अपोजिट एंगल ही बराबर होंगे। ये 37 प्लस एक्स है तो ये वैल्यू क्या होगी 37 प्लस एक्स, ये वैल्यू भी 37 प्लस एक्स होगी, 37 प्लस एक्स। अब जब ये वैल्यू 37 प्लस एक्स है, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल का ये क्या बन गया एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल 37 प्लस एक्स है, इसका मतलब इन दोनों का सम होना चाहिए, एक एक्स दे रखा है तो ये क्या आएगा 37, ये आपका आंसर आ गया। दोबारा देखिए, ये दोनों एंगल बराबर दे रखे हैं, ये आपको 37 दे रखा है, ये दोनों भुजाएं बराबर दे रखे हैं, ये एंगल निकालना है, तो ये 37 है, ये क्या हो गया एक्स, एक्स मान लिया हमने, ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया। अब ये इस ट्रायंगल का क्या है एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों के योग के बराबर होगा, ये 37 प्लस एक्स आ गया, दोनों भुजा बराबर है तो ये 37 प्लस एक्स है तो ये क्या हो गया 37 प्लस एक्स। अब यहाँ पे एक्स है तो ये क्या हो गया एक्सटीरियर एंगल इस ट्रायंगल का, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 37, तभी तो वो 37 प्लस एक्स आएगा, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई 37 आ गई। तो इस हिसाब से जो ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है वो अपोजिट इंटीरियर के योग के बराबर होता है, उसके बेस पे हमारे काफ़ी सम निकल जाएंगे। उसको देखते हैं। कई बार वो क्या करता है, एक ट्रायंगल के अंदर कई पॉइंट बना देगा और उसमें से वो साइडें बराबर दे देगा, तो उसका एक छोटा सा फार्मूला है, वो यूँ नोट करना आपने। आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं। एक ट्रायंगल है ए बी सी या ए डी ई कह रखे इन्होंने, कोई बात नहीं, ए डी ई। एक मैं ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ ए डी ई, और उसमें से उन्होंने कुछ पॉइंट बना दिए, एक पॉइंट यहाँ पे बी, यहाँ पर उसके बाद में जी, फिर सी, और इधर से एफ, और इसके बाद में ये कह दिया कि, ध्यान से समझे सवाल को, ये कह दिया कि इस ट्रायंगल के अंदर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी बराबर ई एफ बराबर एफ जी बराबर जी ए है। इस तरह क्वेश्चन बना के देगा वो, जिसके अंदर क्या है जिगजैग फिगर बना दिया उसने। एक ट्रायंगल बना दी ए डी ई,
और इसका एक जिगजैग पाथ बना दिया कि इसमें ऐसे पॉइंट है ये जहाँ से ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी इक्वल टू ई एफ इक्वल टू एफ जी इक्वल टू जी ई हो, यानी ये इसके बराबर, इसके बाद में इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसके बराबर। तो आपको एंगल निकालना है ए सी डी ई, एंगल निकालना आपको सी डी ई, ये एंगल निकालना है। ऐसे सवालों के अंदर आपको क्या करना है, ऐसे सवालों के अंदर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितनी भी साइड्स दे दे वो, अब यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7 साइडें बराबर दे रखी हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 साइडें बराबर दे रखी हैं। जब जितनी भी साइडें दे दें, आपको जो एंगल निकालना है ये हमारे को निकालना है सी डी ई, एंगल सी डी ई। तो जो ये एंगल निकालना है उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, 180 बटा नंबर ऑफ साइड, 180 बटा नंबर ऑफ साइड्स, ये आपका एंगल आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सी डी ई पूछ रखा है तो क्या आ जाएगा, 180 बटा 7, ये आपका आंसर है। जिगजैग पाथ दिया हुआ आ जाए तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स काउंट कर लेना, जितनी नंबर ऑफ साइड्स है वो 180 के बटे में लगा दो, वो आपका एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी 7 साइड्स थी तो आपका एंगल क्या आ गया, 180 बटा 7। तो ये आपका था ट्रायंगल्स का। अभी हम थोड़ा सा कंसेप्ट करेंगे सर्कमसेंटर का और सेंट्रोइड का, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम करते हैं सर्कमसेंटर का। सर्कमसेंटर के अंदर आपको 3 बातें याद रखनी हैं जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। सर्कमसेंटर होता क्या है, ये एक ट्रायंगल है ABC, ध्यान से समझना, भी नया कंसेप्ट है ये। हम बात करेंगे सर्कमसेंटर की, सेंट्रोइड की और इनसेंटर की। सर्कमसेंटर क्या है, जब जहाँ पर साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर काटें, जहाँ पर साइड्स के, मान लो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, यहाँ आएगा, इसका करेंगे तो यहाँ आएगा, इसका करेंगे तो यहाँ आएगा। जहाँ पर ट्रायंगल के साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर काटे तो वो होता है हमारा सर्कमसेंटर। जैसे मैं यहाँ लेके चलता हूँ, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया वो यहाँ मिल गया, इसका किया तो वो यहाँ मिल गया, और इसका किया तो यहाँ। तो ये जो पॉइंट है ये हो गया हमारा सर्कमसेंटर। यानी सर्कमसेंटर की परिभाषा क्या होगी, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल्स की साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ मिले वो आपका सर्कमसेंटर है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। यदि ये आपकी एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, यदि ये आपकी एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो सर्कमसेंटर होगा ट्रायंगल के अंदर। तो क्या होगा, सर्कमसेंटर ट्रायंगल के अंदर। यदि आपकी एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो ये क्या होगा, इनसाइड होगा, इनसाइड। यदि आपकी अब ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, मान लो ट्रायंगल बनाता हूँ मैं, यहाँ 90 बनता है तो थोड़ा सा ज़्यादा ले लेता हूँ मैं, ये ले लिया। इस ट्रायंगल का जो सर्कमसेंटर होगा वो होगा आउटसाइड। यानी यदि आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो उसका जो सर्कमसेंटर है वो होगा आउटसाइड। 2 बातें। तीसरी बात इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्यों है, क्योंकि सवाल उसके बेस पे। इसमें तो डायरेक्ट पूछेंगे आपसे कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो सर्कमसेंटर कहाँ बनेगा, आउटसाइड ऑफ ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो सर्कमसेंटर कहाँ बनेगा, इनसाइड द ट्रायंगल। लेकिन यदि राइट एंगल ट्रायंगल है, यदि राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या होगा वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बेस पे सिर्फ वो पूछते ही नहीं, सवाल भी आते हैं। यदि आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है और इसकी साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो वो आपकी हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे मिलेगा, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे। इस बात को नोट कर लीजिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी सर्कमसेंटर कहाँ मिलेगा, एट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, यानी ये मान के चलता हूँ मैं डी। और जब ऐसा होगा, अब सर्कमसेंटर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से सर्कमसेंटर होता क्या है, उस पर हम उसको केंद्र मान के और उसके त्रिज्या लेके हम वृत्त खींचते हैं। तो जब इसको त्रिज्या मानेंगे तो वृत्त कहाँ आएगा, सर्कम सर्कल तो यहाँ आएगा ना। यहाँ आने का मतलब क्या हुआ, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, यानी
इस स्थिति में क्या हो गया आपका, ये और ये बराबर हो गया। यदि आपको सर्कम सेंटर दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल का, इसका मतलब ये और ये चीज़ बराबर होगी। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। यानी आपके पास AD बराबर BD बराबर CD, और ये क्या होगा, ये होगा आपके सर्कल की रेडियस, आउटर सर्कल की रेडियस होगी, और ये तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। इसके बेस पे हम एक सवाल भी करेंगे। जैसे मान लो ये सवाल है, इसके अंदर आपको ये 6 दे दिया, ये आपको 8 दे दिया, और ये पूछ लिया आपसे AD, तो आपको 1 मिनट का काम है, देर लगनी नहीं है। ये 6 है, ये 8 है, पाइथागोरस लगाओ तो ये कितना हो गया, 10, 64 + 36, 100 का वर्गमूल 10 हो गया। ये 10 है तो ये मिड पॉइंट है, तो ये कितना हो गया, 5, ये 5 तो ये 5, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5, आपका आंसर हो गया। यानी यदि आपको सर्कम सेंटर का पता लग जाए और आपको 2 साइडें मिल जाए, तो आप उसका जो परपेंडिकुलर है वो निकाल सकते हो, यानी AD आप निकाल सकते हो। इस बात को नोट कर लीजिए, इस बात को अच्छे से नोट कर लो। यदि D आपका सर्कम सेंटर है तो AD बराबर BD बराबर CD होगा। इस बात को नोट कर लीजिए। इसके बाद में और क्या क्या होगा वो देखते हैं। यदि ये तो हो गया हमारा सर्कम सेंटर दे रखा था, यदि आपके पास ये सर्कम सेंटर ना दें, और ये कह दें, डायरेक्ट ये कह दें कि कोई रेखा है उसको परपेंडिकुलर से आगे परपेंडिकुलर खींचा गया उससे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार सर्कम सेंटर नहीं दे रखा, पिछली बार सर्कम सेंटर दे रखा था D, इसमें नहीं दिया, तो क्या होगा, तो आपकी AD की वैल्यू कैसे निकालोगे वो देख लीजिए, वो बहुत ध्यान से देख लीजिए। यदि ये 6 है, ये 8 है, और ये परपेंडिकुलर दे दे, इसके बाद यहाँ से परपेंडिकुलर खींचे हाइपोटेनस पे, तो क्या फॉर्मूला लगता है, तो आपको ध्यान रखना है AD क्या होगा, AD इक्वल टू क्या होगा, AB गुणा AC बटा BC, ये होगा। यदि आपका परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर डाला हुआ है तो क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, AB गुणा AC बटा BC, ये आपको पता है। इससे पहले अपन सवाल किया था, उसी बेस पे करेंगे। एक बार एरिया निकालेंगे, इसको बेस मान के ये परपेंडिकुलर हो गया, एक बार एरिया निकालेंगे, इसको बेस मान के परपेंडिकुलर हो गया, तो उस स्थिति में आप देखोगे ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये गुणा ये बटा 10 आ जाएगी। यानी इसके बाद यहाँ से हम AD की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, 6 गुणा 8 बटा 10, 4.8 आ जाएगी। इस हिसाब से हम इसको निकाल सकते हैं। यानी इसके अंदर हमने क्या फार्मूला यूज़ किया, मान लो मैं इसको मान लेता हूँ P, इसको मैं P मान लेता हूँ, और इसको मान लेता हूँ मैं A, इसको मान लेता हूँ मैं B। तो नोट कर लीजिए, ये आपका C है, मान लीजिए ये C है। तो इस केस में क्या बना, P बराबर A गुणा B बटा C। एक तो ये फार्मूला यूज़ कर लिए, एक और यूज़ कर लिए, 1 बटा P स्क्वायर इक्वल टू 1 बटा A स्क्वायर प्लस 1 बटा B स्क्वायर, ये भी यूज़ कर लीजिए, कहीं पर पूछ सकते हैं आपसे कंपटीशन में। 1 बटा P स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1 बटा A स्क्वायर प्लस 1 बटा B स्क्वायर, ये आपका फार्मूला लगाना है सर्कम सेंटर। यदि परपेंडिकुलर दे रखा है तो परपेंडिकुलर से आगे परपेंडिकुलर डाल रखा है तो ये हमारे पॉइंट था सर्कम सेंटर का। अभी हम थोड़ी सी बात करेंगे सेंट्रोइड की। सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड में और सर्कम सेंटर में क्या फ़र्क है। सर्कम सेंटर तो था जहाँ पर ट्रायंगल की साइड्स का जो बाइसेक्टर है वो इंटरसेक्ट करें, वो हमारा क्या था, सर्कम सेंटर। सेंट्रोइड क्या है, सेंट्रोइड के अंदर आपको ध्यान रखना है, यदि ट्रायंगल के अंदर मीडियन क्या होता है, मीडियन जो सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटे, जैसे ये मीडियन है, इसी प्रकार से एक मीडियन ये होगा, एक मीडियन ये होगा। जहाँ पर मीडियन इंटरसेक्ट करें, तो वो होगा हमारा सेंट्रोइड, ये सेंट्रोइड है। दोबारा ध्यान से नोट कर लीजिए, जहाँ पर मीडियंस इंटरसेक्ट करें वो क्या होगा, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड की क्या खासियत होती है, वो मीडियन को
2:1 में डिवाइड करता है। किस में करता है? 2:1 में। बच्चों एक बात और नोट कर लो, जो 2:1 है ना, बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कई बार कि 2 इसको लें या 2 इसको लें। जिस साइड वर्टिक्स है वो साइड 2 होगी हमेशा। जैसे मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, ये मीडियन है, ये साइड है, तो वर्टिक्स किधर है? इधर है, तो 2 ये हो गया। इसकी बात करूँ तो वर्टिक्स किधर है? इधर है, तो ये क्या हो गया? 2:1। तो सेंटर ABC दे रखी है, उसके अंदर जो मीडियन है वो राइट एंगल को 2:1 में डिवाइड कर रहा है और उसकी वैल्यू है 20। अच्छा, मीडियन की वैल्यू 20 है तो इन दोनों वैल्यू क्या होगी? 20। टोटल कितना हो गया? 40। 2:1 में डिवाइड करें तो क्या हो गया? 60 और 30। अब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। ये 30 है तो ये भी क्या हो गया? 30। जब ये 30 हो गया, इस एंगल को देखो अब ध्यान से, एक 30 है एक 90 है, तो 30 वाली ये भुजा क्या होती है? √3। तो ये क्या होती है? 1। ये क्या होती है? 2। 2 की वैल्यू क्या है? 40। तो 1 की और √3 की वैल्यू निकाल देंगे और फिर एरिया क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसके बाद में 1-2 क्वेश्चन और करेंगे इसके बेस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल ABC है, ABC। ABC में क्या दे रखा है? ये क्या रखा है? AB 5 है, BC 12। AB 5 BC 12 राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हो गया 13। और क्या कह रखा है? और कह रखा है कि और उस ट्रायंगल के अंदर क्या कह दिया कि जो BM है वो क्या है? मीडियन है। और G क्या है? सेंट्रोइड। G सेंट्रोइड है तो क्या करेगा? जो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा। ये इसके मिड पॉइंट पे बनता है, ये आपको पता है। तो ये तीनों भुजाएं बराबर होगी। ये 6.5 है, ये 6.5, ये भी 6.5 आ गई। 6.5 के बाद 2:1 में डिवाइड कर लेंगे तो आपकी BG की वैल्यू आ जाएगी। तो इस हिसाब से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन हो रहा है, वो भी आपको मैं वैल्यू देख के बता देता हूँ। उसमें क्या दे रखा है? उसमें दे रखा है कि ये वैल्यू 8 है, ये वैल्यू 6 है, आपको BG की वैल्यू निकालनी है। तो इजी हो जाएगा। 8 6 कितना आ गया? 10। ये 10 आ गया तो क्या आ गया? 5 5। ये 5 5 आ गया तो 2:1 में डिवाइड करना है। BG निकालना है तो 2/3 गुणा 5, 10/3 उत्तर आ जाएगा। ये आपका BG आ जाएगा। इस हिसाब से आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद में आपका सेंट्रोइड के जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि ABC ट्रायंगल दे रखी है। ABC ट्रायंगल है ABC। इसमें क्या कह रखा है कि AB 22 है, AC है 19। AB 22 AC 19। और क्या कह दिया? ये जो मीडियन है, इसके मीडियन दे रखे हैं आपको 2, BD और CE। BD और CE मीडियन दे लेते हैं भाई, BD और CE। ये हो गया हमारा BD, ये हो गया हमारा CE। ये मीडियन राइट एंगल पे मिलते हैं। ये मीडियन कहाँ मिलते हैं? राइट एंगल पर। तो आपको BC निकालना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब मीडियन राइट एंगल पे मिले, जब मीडियन राइट एंगल पे बने, तो जहाँ पर जो राइट एंगल के सामने वाली भुजा है उसका स्क्वायर का 5 गुना, उसके स्क्वायर का 5 गुना इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। बस ये बात आप याद रखनी है, 10th क्लास में है। वैसे जिन दो साइड्स के मीडियन राइट एंगल पर मिल रही हैं उन दोनों के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के 5 गुना के बराबर होगा। तो ये आपको कैलकुलेशन कर लेना, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। जो भी इसकी वैल्यू है वो वैल्यू रख के आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा देखिए, जो दो मीडियन, जिन दो भुजाओं पे जो मीडियन है वो यदि राइट एंगल पे मिले तो उन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग उसके जो थर्ड साइड बचेगी उसके वर्ग के 5 गुना के बराबर होता है। यहाँ से आपको ये दोनों भुजाएं दे रखी है, इनकी वैल्यू रख दोगे आप, वैल्यू रख के आपके पास BC की वैल्यू आ जाएगी। तो इस हिसाब से आपका ये सेंट्रोइड का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया। यानी आपको सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर के बीच में डिफरेंस पता लग गया। जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे उसके अंदर ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, या भी काफ़ी टॉपिक्स पढ़े हैं इसके अंदर, तो वो हम क्लियर करेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और आपको स्किप नहीं करना है।
एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन दिक्कत आए जिसमें, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट कर दीजिए, उसकी हम जो उसका रिप्लाई है वहीं पे आपको दे देंगे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।